जय हिंद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, यानी कि ऐसे लोग जिनको निवेश की समझ नहीं है वो भी निवेश करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी अधिकतर वीडियो म्यूचुअल फंड के ऊपर में ही होती है। तो अगर आप एक ऐसे व्यूअर हैं जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को 10 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूं जिनको ध्यान में रख करके अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक मास्टर इन्वेस्टर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप एक मास्टर इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनमें से कई ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनको ये जो 10 पॉइंट है इसमें से कुछ पॉइंट के बारे में मालूम होगा और कुछ पॉइंट के बारे में मालूम नहीं होगा। तो ये वीडियो नए लोगों के लिए तो है ही, ये वीडियो पुराने इन्वेस्टर के लिए भी है। इन सारी पॉइंट को ध्यान में रख करके अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक एग्जांपल मैं आप सभी को देना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास एक प्रीमियम क्लास की बाइक या फिर कार है, उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है और आप उसे जाते हैं ठीक कराने के लिए। लेकिन ठीक करने वाला बंदा ऐसा है जिसको ठीक करने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो हो सकता है वहां पे आपका काम बनने के बजाय और काम बिगड़ जाए। इसी तरह से होती है इन्वेस्टिंग। जब हम बेसिक नॉलेज भी नहीं रख करके इन्वेस्टिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि हमारा काम बनने के बजाय और काम बिगड़ जाए। तो जब भी हम निवेश करने जाते हैं तो कम से कम कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन आज के वीडियो में जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, बातों को ध्यान में रख करके अगर आप निवेश करते हैं तो एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में आप जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमफी के द्वारा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे पास एमफी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरी जो भी सर्विसेज है उनको ले सकते हैं और मेरे साथ जुड़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक के ऊपर और वन बाय वन मैं आप सभी को ये जो 10 पॉइंट है उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। हो सकता है यहाँ पे मैंने जो 10 पॉइंट लिखा है आप ठीक ठीक से पढ़ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ करके एक्सप्लेन करूंगा और इसका मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा। और यहाँ पे जो 10वां पॉइंट है वो हाइड है, लेकिन ये जो पॉइंट है दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में इस वीडियो के आखिर में मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी होगी तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं कि मैं वीडियो के आखिर में क्या बता रहा हूँ। लेकिन ये जो 10 पॉइंट है इनको जानना बहुत जरूरी है। अगर इनको आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि कभी भी हमें देखा देखी में इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। हमें देखने को क्या मिलता है कि भाई वो जो फंड है ना साल भर में ही डबल कर दिया पैसा, यानी कि 100% का रिटर्न दिया। उस फंड ने 70% का रिटर्न दिया, उस फंड ने 80% का रिटर्न दिया। मेरे दोस्तों के पास जो फंड है वो 60% का रिटर्न दे रहे हैं, 70% का रिटर्न दे रहे हैं। मुझे इस तरह का फंड बताया जा रहा है। तो इस तरह की चीजों में ना पढ़ करके आपको उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस फंड में आपकी रिस्क प्रोफाइल अलाउ करती है, जिस फंड से आपका गोल मैच करता है, जिस फंड से आपका टाइम ड्यूरेशन मैच करता है। सपोज कीजिए आपको इन्वेस्ट करना था सिर्फ 3 साल के आसपास के लिए ही, लेकिन आपने देखा कि कोई सेक्टोरल थीमेटिक फंड तो 100% का रिटर्न दे रहा है, कोई स्मॉल कैप फंड तो 60-70% का रिटर्न दे रहा है और आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको 3 साल के लिए इस तरह के फंड में जाना चाहिए था? क्या इस तरह से करना सही डिसीजन होगा? तो हमेशा आपको देखा देखी में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, उसी फंड का सिलेक्शन करना है जिस फंड के साथ में आपका गोल मैच करता है, टाइम ड्यूरेशन मैच करता है या फिर आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही है। इसी तरह के फंड के साथ में आपको जाना चाहिए। देखा देखी में और होड़ में ये जो दुनिया भर की बातें चलती है इसके पीछे पड़ करके गलत डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमेशा हमें कम फंड से शुरुआत करना चाहिए। देखिए, अधिकतर लोग करते क्या है ना कि उनको एसआईपी तो करना है 10,000 रुपए की, लेकिन वो शुरुआत करते हैं 2,000-3,000 रुपए से और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बोलूंगा कि ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है ना भाई कि जब वो 3,000 रुपए के एसआईपी करते हैं
तो शुरू में ही वो ये करते हैं कि कुछ 200 रुपए की एसआईपी, कुछ 500 रुपए की एसआईपी और कुछ 1000 रुपए की एसआईपी, ऐसा करके शुरू में ही 2-3 हजार रुपए में ही वो 4-5 फंड ले लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अगली बार 2-3 हजार रुपए बढ़ाएंगे तो फिर से आप 4-5 फंड ले लेंगे, और फिर से जब अगली बार बढ़ाएंगे, जब फाइनल अमाउंट तक पहुंचेंगे, तब तक आपके पास 15-20 म्यूचुअल फंड की स्कीमें हो गई रहेगी। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है और वो जो अमाउंट है लगभग 20% या फिर 30% से कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि एक ही फंड लीजिए, और एक वो ऐसा फंड लीजिए जैसे में फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, फिर इंडेक्स फंड हो गया जो लार्ज कैप कैटेगरी का होता है, या फिर एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड लीजिए। एक ही फंड लीजिए। सबसे पहले एक फंड से शुरुआत कीजिए और अच्छे स्ट्रॉन्ग फंड से शुरुआत कीजिए जो लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादा पैसा लगाता हो। ऐसे में आपकी एक्सपीरियंस भी अच्छी रहेगी और आपके पास फंड भी कम रहेगा। और जब अगली बार आप इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़े से और रिस्की फंड में पैसा डालिए, जैसे मिड कैप फंड में पैसा डालिए, 1 या 2 ले लीजिए, और फिर जब फाइनल अमाउंट डाल रहे हैं तो फिर स्मॉल कैप में डालिए, 1 या 2 ले लीजिए। तो इस तरह से करके आपके पास 4-5 म्यूचुअल फंड की स्कीम होगी और आप एक अच्छा सा और शानदार म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बना पाएंगे। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हमें हमेशा सिंपल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा जिस फंड के बारे में मैं जानता ही नहीं हूं, समझता ही नहीं हूं, सिर्फ होड़ देख करके, लोगों की बातें सुन करके इन्वेस्ट कर लिया। हमेशा हमें सिंपल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सिंपल चीजें हमेशा से ही कारगर होती है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए, मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इंडेक्स फंड के साथ में जाना है तो सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड छोड़ करके जो इंडेक्स फंड होते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, या फिर निफ्टी मिड कैप 150 हो गया, फिर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स हो गया, इस तरह के फंड में जाइए। क्योंकि मैं अगेन बोलूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल चीजें ज्यादा कारगर होती है। और ऐसे में जब भी हमें एडिशनल पैसा डालना होता है तो हमें ये मालूम होता है कि हमें स्मॉल में डालना है, मिड में डालना है या फिर लार्ज में डालना है, तो हम सीधे ही पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेटेड फंड ले लेंगे जैसे सेक्टोरल थीमेटिक फंड, तो हमें मालूम ही नहीं होगा कि अगर हम उसमें पैसा डाल रहे हैं तो हमारा कितना पैसा लार्ज कैप में जा रहा है, कितना मिड कैप में जा रहा है, कितना स्मॉल कैप में जा रहा है। तो हमेशा जो फंड का चुनाव करना है वो सिंपल फंड का चुनाव करना है हमें, ताकि हमारी पोर्टफोलियो आगे चल करके बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स ना बने। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमेशा हमें सिंपल पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट की तरह चौथा पॉइंट भी है कि हमें सिंपल पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सिंपल पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे हमने सिंपल फंड लिया, तो अगर हम सिंपल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ऑफकोर्स हमारा जो पोर्टफोलियो है वो सिंपल ही बनेगा। सिंपल पोर्टफोलियो का फायदा ये होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को आसानी से मैनेज कर पाएंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है, कितना फंड है, इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, किसमें कितना पैसा जाना चाहिए, किसमें कितना पैसा नहीं जाना चाहिए। इस तरह की तमाम चीजें अगर आपके पास सिंपल पोर्टफोलियो रहेगी तो बड़ी ही आसानी से आप मैनेज कर पाएंगे। तो हमेशा आपको सिंपल फंड लेना चाहिए और सिंपल पोर्टफोलियो ही बनानी चाहिए। अब हमारा पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि एक एएमसी से हमें एक ही फंड लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? अभी आप कुछ समय पहले तक देख रहे थे कि क्वांट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला फंड था। एक तरह से कह सकते हैं कि स्टार परफॉर्मर फंड था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि क्वांट के जितने भी फंड है ना, वो सारे ही लगभग अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो अगर क्वांट अच्छा है, इसलिए ये सोच करके अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड के 3-4 फंड ले लिए होते, फ्लेक्सी कैप फंड भी, मिड कैप फंड भी, स्मॉल कैप फंड भी, तो आज तो हमारा पोर्टफोलियो पूरा ही लाल लाल दिखते रहता है। इसीलिए जब भी हमें फंड का सिलेक्शन करना है तो एक एएमसी के पास कितने भी अच्छे फंड क्यों ना हो, हमें वहां से एक ही फंड लेना चाहिए। इस तरह से करके हमारी जो रिस्क है वो मिनिमाइज होती है। क्योंकि अधिकतर बार देखा गया है ना कि वो जो एएमसी होती है उसकी जब स्ट्रेटजी चलती है तो सारे ही फंड अच्छे चलते हैं, लेकिन जब स्ट्रेटजी नहीं चलती है तो सारे फंड अच्छे नहीं करते हैं। इससे पहले हमने एचडीएफसी में भी देखा, एक्सिस में भी देखा, इस तरह से बहुत सारे फंड में हमने देखा कि एक साइकिल होती है, जब उनके फंड खूब चलते हैं और जब साइकिल चली जाती है तो उनका फंड नहीं चलता है। इसलिए हमें कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, एक एएमसी से एक ही फंड लेना चाहिए। अब हमारा जो छठा पॉइंट है, एसआईपी के लिए और लमसम के लिए अलग अलग फंड का चुनाव नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप एसआईपी के लिए अलग फंड लेते हैं और लमसम के लिए अलग फंड लेते हैं, तो अगेन आपके पास फिर से
जो नंबर ऑफ फंड है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसको मैनेज करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। इसलिए हमें एसआईपी करने के लिए और लमसम करने के लिए एक ही फंड रखना चाहिए। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि इसमें मैं एसआईपी तो कर ही रहा हूं, क्या इसमें लमसम करने का भी ऑप्शन है। इस तरह की समस्या ज्यादातर स्मॉल कैप फंड के साथ में होती है। जैसे अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं, इस तरह के कुछ और फंड है जिनमें आप एसआईपी तो कर सकते हैं लेकिन लमसम नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के फंड में आप एसआईपी करेंगे तो लमसम करने के लिए डेफिनेटली आपको दूसरा फंड का चुनाव करना होगा। तो आपको इन सारी चीजों से बचने के लिए ऐसे फंड का चुनाव करना है जिसमें एसआईपी तो हो ही रहा है, लमसम भी हो रहा है। बड़े आराम से हम उसी में एसआईपी भी कर पाएंगे और बड़े आराम से उसमें हम लमसम भी कर पाएंगे। तो एसआईपी और लमसम ये दोनों ऑप्शन जिस फंड में चालू हो उसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप एसआईपी के लिए अलग और लमसम के लिए अलग फंड रखने से बच जाए। सातवां जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि सही एसआईपी का डेट चुनना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सही एसआईपी का डेट चुनने का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप एक बिजनेसमैन हैं, हर समय आपके अकाउंट में टर्नओवर होते रहता है, कोई भी ऐसा समय नहीं रहता है जिस समय में आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहता है और किसी समय में आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा रहता है। अगर हमेशा ही आपके अकाउंट में पैसा रहता है तो एक चीज देखी गई है कि महीने के आखिर में अगर हम एसआईपी का अमाउंट रखें लगभग 20 तारीख के बाद में, तो वहां पे थोड़ा सा जो है ना मार्केट डाउन देखने को मिलता है। अगर हम महीने के आखिर में एसआईपी का डेट रखते हैं तो लगभग 20 तारीख से 30 तारीख या फिर 15 से 30 तारीख के आसपास में, क्योंकि महीने का जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें देखा गया है कि एसआईपी सबसे ज्यादा इंस्टॉलमेंट इसी समय आता है। जब बहुत ज्यादा पैसा आता है तो स्टॉक मार्केट भी गुलजार रहता है, यहाँ पे खूब खरीदी होती है तो स्टॉक मार्केट भी ठीक ठाक रहता है। लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद थोड़ा सा पैसा आना कम होने लगता है और थोड़ा सा मार्केट वीक देखने को हमें मिलता है, ऐसा देखा गया है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है या फिर पैसे की समस्या नहीं रहती है, हर वक्त पैसा रहता है, तो महीने के आखिर में आप एसआईपी का डेट रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सैलरी पर्सन इंसान है, आपके अकाउंट में 1-2 तारीख को पैसा आता है या फिर 4-5 तारीख को पैसा आता है, जो क्रेडिट होता है सैलरी, उसके 1-2 दिन बाद का ही समय रखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फर्स्ट होना चाहिए। आपकी जो लाइबिलिटी है, जो कर्जे हैं या फिर जो भी खर्चे हैं, उसको आप बाद में चुकाइए, लेकिन इन्वेस्टिंग सबसे पहले कीजिए। इसलिए जब भी आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उसके 1-2 दिनों बाद का ही आपको टाइम रखना चाहिए, ताकि हमारे अकाउंट में सैलरी आए और हमारा पैसा कट करके चला जाए। अब हमारा जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि सफिशिएंट एसआईपी का अमाउंट रखना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो इनकम है वो ये अलाउ करती है कि आप 10,000 रुपए के एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके 5,000 रुपए के एसआईपी करते हैं। अब ऐसा करने से होता यह है कि हर बार यानी कि हर महीने उनके पास 5-5 हजार रुपए बच जाता है। अब अगर वो 5,000 रुपए बच रहा है तो कभी ना कभी उनको इन्वेस्ट करना होगा, यानी कि लमसम करना होगा। अगर उनको लमसम करना है तो फिर स्टॉक मार्केट को भी ट्रैक करना होगा, स्टॉक मार्केट पर ध्यान भी रखना होगा, इंतजार भी करना होगा कि कभी स्टॉक मार्केट गिरे तब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए अच्छा यही होगा कि आप एक सफिशिएंट एसआईपी का अमाउंट रखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एसआईपी सबसे अच्छा मेथड माना गया है। तो आप सफिशिएंट अमाउंट रखिए। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं तो आपको 10,000 रुपए की ही एसआईपी करनी चाहिए। और जब मैं सफिशिएंट एसआईपी के अमाउंट की बात कह रहा हूं तो यहाँ पे एक बात और भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपकी जितनी इनकम है, इनकम के हिसाब से एसआईपी का अमाउंट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अगर आप जानबूझ करके ज्यादा पैसा एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ स्टाइल से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी चीज जीवन भर नहीं किया जा सकता है। आप साल भर करेंगे, 2 महीने करेंगे, 6 महीने करेंगे, 2 साल करेंगे, फिर उसके बाद आपका धैर्य जो है जवाब दे देगा और जो भी एसआईपी जा रही है उसको आप बंद कर देंगे। इसलिए अपने लाइफ स्टाइल, आपकी जो दिनचर्या है, आपके जो जीवन के शौक हैं, वो सभी पूरे भी हो जाएं, इस तरह का एसआईपी का अमाउंट रखिएगा। और आपको कम भी नहीं रखना है और ज्यादा भी नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको एक सफिशिएंट एसआईपी का अमाउंट रखना है। अगर आप सफिशिएंट एसआईपी का अमाउंट रखते हैं तो आप बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं। 9वां हमारा पॉइंट है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात करते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में मान लीजिए कि 4 या फिर 5 फंड है, उन चारों 5 फंड के ऊपर में कोई ना कोई गोल है, यानी कि उद्देश्य है।
वो फंड किसी न किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। उस फंड में अगर हमारा पैसा जा रहा है तो कोई ना कोई उद्देश्य से जा रहा है, तो ऐसे में हमारा जो है ना इमोशन उसके साथ में अटैच होता है। तो अगर कभी ऐसा भी होता है कि हमको वो उस एसआईपी से पैसा निकाल लेना चाहिए, उस फंड से पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो क्योंकि हमारा वहां पे इमोशन जुड़ा हुआ है, हमारा उस फंड के साथ में कोई गोल अटैच है, तो हम चाह के भी वहां से पैसा नहीं निकालते हैं। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जब हमारा एक बार काम चल जाता है तो बाद में जो चीजें बच गई वो बच ही जाती है, लेकिन अगर हम उसको किसी तरह से खर्च कर देते हैं तो वो खर्च ही हो जाता है। इसलिए इमोशन बेस यानी कि गोल बेस इन्वेस्टिंग हमें करनी चाहिए। अगर हमारा गोल किसी एसआईपी से, किसी म्यूचुअल फंड से जुड़ जाता है तो उसको ज्यादा लंबा चलने के लगभग चांसेस हो जाते हैं। तो आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहिए। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी आपके पास फंड है, उसके पीछे गोल डिसाइड कीजिए कि भाई ये जो फंड में पैसा जा रहा है ये हमारे बच्चों के शादी के लिए, इसके मैरिज के लिए, इसके हायर एजुकेशन के लिए, उसको फॉरेन भेजने के लिए, ये हमारे रिटायरमेंट फंड के लिए होगा। इस तरह का गोल आप डिसाइड करके म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कीजिए। और आपके पास उद्देश्य होना चाहिए कि इस पैसे से, यानी कि इस म्यूचुअल फंड से जो भी कॉर्पस मिलेगा उसका उद्देश्य ये है, मैं इससे ये करूंगा। तो ऐसे में क्योंकि आपका इमोशन अटैच हो गया तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो एसआईपी है वो लंबे समय तक चले। अब हमारा जो 10वां पॉइंट है जिसको मैंने हाइड करके रखा है, जिसके बारे में इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है दोस्तों कि इन सारी चीजों को करने के बाद, ये जब सारी चीजें हम अच्छे से कर लेते हैं तो इसकी सेफ्टी का क्या, इसकी सुरक्षा का क्या, ये जो हमने प्लान बनाया है ये पूरा ही हो जाएगा, इसकी सेफ्टी का क्या। इसके लिए आपको एक अच्छा सा टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि टर्म लाइफ किसके लिए और हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए। तो देखिए, अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस उसके लिए होना चाहिए जो अर्निंग मेंबर है, जो आपके घर का सदस्य है, जो कमाता है, जो सारे खर्चे पूरे करता है, उसका टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस सभी का होना चाहिए। मान लीजिए आप एक पति पत्नी हैं, आपके 2 बच्चे हैं, 4 लोगों का या फिर 5 लोगों का आपका परिवार है, आपके माता पिता भी हैं, हो सकता है 5-6 लोगों का परिवार है, तो हेल्थ इंश्योरेंस तो सबका होना चाहिए, क्योंकि बीमार सभी लोग पड़ सकते हैं। तो बीमार पड़ करके हम अपने म्यूचुअल फंड का पैसा रिडीम करके इलाज नहीं कराएंगे, वो सारा जो खर्च है वो हेल्थ इंश्योरेंस से पूरा होना चाहिए। तो आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेना है और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। और याद रखिएगा, जो लाइफ इंश्योरेंस आप ले रहे हैं वो प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। नहीं तो आजकल बहुत सारा एंडोमेंट प्लान चल रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट और आपका इंश्योरेंस दोनों साथ साथ मिलता है। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों खिचड़ी हो जाता है, दोनों में से कोई ठीक से नहीं मिलता है। ना तो हमारा इन्वेस्टमेंट ठीक से हो पाता है, ना ही हमें इंश्योरेंस ठीक से मिल पाता है। और इस तरह की इन्वेस्टमेंट में लगभग 3 से 4% या फिर 5% के आसपास का रिटर्न मिलता है। और अगर मैं ऑफिशियल डाटा की बात करूं जो कि इन्फ्लेशन का डाटा है, तो गवर्नमेंट ये मान रही है कि 6 से 7% के रेट से इन्फ्लेशन चल रहा है। और आप ऐसे जगह पर पैसा लगा रहे हैं जहां पे 4 से 5% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप सोचिए कि हर साल आपका जो पैसा है 3% माइनस में जा रहा है। तो जितना पैसा आप निवेश करेंगे उतना भी आपको नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीजों से आपको बच कर रहना है। आपको प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है जो अर्निंग मेंबर है। और कितना टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है? जो भी आपकी सालाना इनकम है, यानी कि हमारे घर में जो भी सदस्य ऐसे हैं जो कमाते हैं, उनकी जो भी सालाना इनकम है उसका 10 टाइम। मान लीजिए हमारे घर में इनकम सालाना 5 लाख रुपए आती है, तो हमें कम से कम 50 लाख का बीमा लेना चाहिए। अगर हम 1 करोड़ रुपए का ले लेंगे तो और अच्छी हो जाएगी बात। तो जो अर्निंग मेंबर है उनका हमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है, और जो बाकी के सदस्य हैं उन सभी का हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तो ये 2 चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तभी आपका जो इन्वेस्टमेंट है और आप जितना जो प्लान करेंगे वो कारगर हो पाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मुझसे ये पूछे कि सर हमें बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस और बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता दीजिए। तो देखिए, मुझे बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मालूम तो नहीं है, लेकिन मैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जरूर जानता हूं। इसीलिए इस वीडियो के अंदर में मैंने टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जिक्र किया। अगर आपको बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस या फिर बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो इसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। लेकिन अगर आप खुद की रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो जो अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो विश्वसनीय इन्फ्लुएंसर है, उनकी वीडियो आप देखिए और इस तरह के कई वीडियो देखिए, और वहां पे जो भी आपको प्लान बताए जा रहे हैं उनमें से कई प्लान को आप सिलेक्ट कीजिए और उनमें कंपेयर कीजिए कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। इस तरह से करके आप बेस्ट प्लान का चुनाव कर सकते हैं। तो अब जैसा कि हमने वो 10 पॉइंट जान लिया है
जिसको ध्यान में रख करके अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अगर एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाई जाए तो वो पोर्टफोलियो कैसी होगी, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं कहूंगा कि इस पोर्टफोलियो को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और एज इट इज फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 5 फंड लिया है, तो एक इंसान के लिए 5 फंड सफिशियंट होता है। ना तो इसको ज्यादा बोला जाएगा, ना तो इसको कम बोला जाएगा, पर्याप्त फंड है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पांचों फंड जो है वो अलग अलग फंड हाउस से है। कोई भी रिपीटेड फंड नहीं है कि एक फंड हाउस से 2 फंड हो। और मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स फंड लिया है, 2 मिड के फंड लिया है, 2 स्मॉल के फंड लिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है अभी जान लेते हैं। देखिए, अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप की जगह पर इंडेक्स फंड रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखने को आप फ्लेक्सी कैप फंड या फिर लार्ज कैप फंड या फिर लार्ज कैप इंडेक्स फंड भी रख सकते हैं, जैसा मैंने रखा है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रखा है। तो अगर मैं एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रखता हूँ, उसके जगह पर एक और रख लेता हूँ, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो भी रिटर्न और जो भी एक्सपोजर है वो मुझे सिमिलर मिलेगा। यहाँ पे 19-20 भी कहना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 19-20 का भी फर्क नहीं आएगा, बहुत मामूली फर्क आएगा। इसलिए अगर आप इंडेक्स फंड रख रहे हैं तो एक ही रखिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहें तो फ्लेक्सी कैप फंड रख सकते हैं या फिर एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मिड कैप फंड लिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है? अब क्योंकि जो मिड कैप फंड है ये एक्टिवली मैनेज फंड है, तो पूरी तरह से फंड मैनेजर के हाथ में होता है। अगर फंड मैनेजर अच्छा कर रहा है तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, और फंड मैनेजर अगर अच्छा नहीं कर पाया तो यहाँ पे खराब परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए मैंने एक ही कैटेगरी का 2 फंड ले लिया है कि अगर एक नहीं चला तो दूसरा अच्छा चलेगा। और उसी स्ट्रेटजी को लगा करके मैंने यहाँ पे 2 मिड कैप फंड भी ले लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट की जो कैटेगरी है 3, एक लार्ज, एक मिड, एक स्मॉल, जो मार्केट कैप वाइज 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, उनमें हम तीनों में ही एक्सपोजर ले रहे हैं। अगर हम निफ्टी 50 फंड में पैसा इन्वेस्ट करें तो लार्ज कैप में पैसा जा रहा है, और हमारा मिड कैप में पैसा जा ही रहा है, और हमारा स्मॉल कैप फंड में भी पैसा जा रहा है। तो इसमें लार्ज एंड मिड कैप फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में, मल्टी कैप फंड में और इस तरह के जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड में होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट की जो तीनों मार्केट कैप है उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल पोर्टफोलियो है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी जब म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाएंगे तो इसी तरह की पोर्टफोलियो बनाएंगे, क्योंकि मेरा कम से कम पर्सनली ऐसा मानना है कि सिंपल चीजें हमेशा से ही कारगर होती है और मैनेज करने में भी आसान होती है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी मालूम चल जाए कि अगर वो नए सिरे से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो किन बातों को उनको ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।